Hello everyone, myself Manish. Welcome to my new lecture. This lecture is for BSc first year students in physics. Today topic is coordinate system and various types of coordinate system. ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं. हेडिंग क्या है? विभिन्न निर्देशांक पद्धतियाँ या डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो इसको पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि हमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है, तो डिफाइन एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, डिफाइन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, वी नीड डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, कोई भी वस्तु है या पार्टिकल है या कण है, उसकी पोजीशन को हम लोग अध्ययन करने के लिए बहुत सारे निर्देशांक पद्धति की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, जो समय के साथ जो चेंजमेंट आ रहा है किसी भी कण की स्थिति में, उसको अध्ययन करने के लिए निर्देशांक पद्धति की ज़रूरत पड़ी. जैसे कि मान लो ये मार्कर अभी यहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे इसका एग्जैक्ट पोजीशन बताना है. ठीक है, तो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी. थोड़ा देर बाद मान लो ये यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, तो समय के साथ क्या हुआ, इसकी स्थिति में चेंजमेंट हो गया. पहले यहाँ पे थी, बाद में वहाँ पे चले गई, तो अब इसका स्थिति बदल गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया. तो इसका अध्ययन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, फिजिक्स में 4 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं. ठीक है, जिसका यूज़ बहुत सारे वस्तुओं का पोजीशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है. ठीक है, बारी बारी से सबको देखते हैं कौन कौन सा है. सबसे पहला मैं उसका चारों का नाम लिख देता हूँ, फिर बारी बारी से पॉइंट उठा के उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो 4 टाइप्स होते हैं उसमें पहला टाइप रहता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, कार्तीय, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, या यहाँ पे लिख देना, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे लिख देना कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो कार्तीय या समकोणिक निर्देशांक पद्धति. ठीक है, ये पहला टाइप का निर्देशांक पद्धति है. इसके बाद दूसरा नंबर में आता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति. इसके बाद तीसरा नंबर में आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलीय निर्देशांक पद्धति. ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर में जो आता है उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? बेलनाकार निर्देशांक पद्धति. ठीक है, ये 4 टाइप्स के
निर्देशांक पद्धतियाँ होती है। पहला कौन सा होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में कार्तीय या समकोणिक निर्देशांक पद्धति। सेकंड नंबर का होता है प्लेन पोलराइज्ड या प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। तीसरा नंबर में आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। चौथा नंबर में आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हिंदी में क्या बोलेंगे? गोलीय निर्देशांक पद्धति और बेलनाकार निर्देशांक पद्धति, ठीक है। ये 4 टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। अब बारी बारी से सबको हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसको देखते हैं। इसको आप लोग लिख लो। तो देखो पहला पॉइंट देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बाकी मैं बता देता हूँ। तो देखो इसमें क्या होता है, ये इसमें जैसे मान लो किसी वस्तु का हम लोग को पोजीशन ज्ञात करना हो, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट P है, उसका हम लोग को पोजीशन ज्ञात करना है। तो इसमें इसका डायग्राम पहले मैं बनाता हूँ। डायग्राम कैसे बनेगा? इसमें 3 एक्सिस होंगे, ठीक है, 3 एक्सिस होंगे। इसको मान लो मैं x एक्सिस बोलता हूँ, इसको y एक्सिस बोलता हूँ, तो ये वाला ऑब्वियसली z एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना ये हमेशा राइट हैंडेड सिस्टम से बनाया जाता है, ऐसे डायरेक्ट x y z कहीं पे भी नहीं लिख देते, इसको राइट हैंडेड सिस्टम से बनाया जाता है। कैसे? जैसे देखो मैं बताता हूँ, हम लोग अपने राइट हैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। राइट हैंड को यूज़ करने के लिए देखो कैसे करेंगे। मान लो ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो हम लोग x की ओर अपने हथेली को करेंगे, ठीक है। तो मान लो x की ओर हथेली हो गया, मेरे को भी करते नहीं बन रहा है, लेकिन मान लो कि x हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो, इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, ठीक है। तो z कहाँ पे होगा? तो सबसे पहले कैसे करेंगे? ये x की ओर हमारे हथेली को कर देंगे और y जिधर रहेगा उधर अपने जो फिंगर्स हैं उसको हम लोग कर्ल करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो अभी इस साइड है, तो मैं x गया, y को कर्ल किया, तो अंगूठा जिस तरफ शो करेगा वो हमेशा z के डायरेक्शन होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? x ले गया, y इधर ले गया, कर्ल किया उसको, और z किधर आ रहा है? कैमरा के साइड, आप लोग के साइड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे z एक्सिस किधर होगा? यहाँ पे होगा, मतलब बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो ये ऐसा z एक्सिस हो जाएगा, x y z। ध्यान रखना x y और जो z है वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। x y से परपेंडिकुलर है तो दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली y भी ये मान लो ये z एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बन रहा है। x और y जो है ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो तीनों कोई 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। ये जैसे का एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। मान लो इसको ही देखते हैं, x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे z कैसे बनेगा? अभी z मैं नहीं बनाता हूँ। तो देखो z कैसे बनेगा, ये अपना मान लो इधर x हो गया, तो मैं y की ओर कर्ल करूँगा अपने फिंगर्स को, तो ये y की ओर कर्ल किया, तो z किधर आया? फिर से सामने की ओर। या फिर ऐसा, इसको ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। कैसा समझोगे? ये मान लो ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो ये x नीचे की ओर हुआ, y की ओर मैं फिंगर कर्ल किया, और z किधर आया? ऊपर की ओर। तो इधर इस बार भी z सामने की ओर हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो x और y में 90 डिग्री है, x और z में भी 90 डिग्री है, y और z में भी 90 डिग्री है। या फिर इसको ऐसे, इसको एक और एग्जांपल से बताऊँ तो जैसे ये ऐसा समझ लो, ये मान लो इस बार z है, ठीक है, और ये क्या है? x है। तो अब बताओ इधर इसमें y कैसे हो जाएगा? तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये x इधर हो गया, ठीक है, उधर मैं अपने हाथ को ले गया। उसके बाद मैं क्या बोला था, जो जेड जो है वो जेड अंगूठा जो है जेड को शो करेगा, ठीक है। जेड यहाँ पे ऊपर आ रहा है, एक्स में उधर है, तो जाहिर सी बात है मैं वाई निकालने के लिए कैसे करूँगा? अपने हाथ को कर्ल करूँगा। तो हाथ को मैं कर्ल कैसे कर रहा हूँ? अंदर की ओर कर रहा हूँ, एक्स से अंदर की ओर जाऊँगा तो मेरा जेड जो है जो थंब है वो ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए यहाँ पे जेड आया। तो यहाँ पे वाई कैसे हो जाएगा? अंदर की ओर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई अंदर की ओर। समझ सकते हो इसको? जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पे जैसे ये वाला, ठीक है, ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो वाई कैसे हो जाएगा?
अंदर की साइड इस साइड हो जाएगा, ये वाला एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो मैं इधर एक्स की ओर हाथ कर रहा हूँ, उसके बाद वाई की ओर मेरे को कर्ल करना रहता है, तो मैं अंदर की ओर कर्ल किया तो जेड क्या है, हमेशा ऊपर की ओर थंब जो है वो जेड दिखाएगा, तो जेड ऊपर की ओर थंब दिखाया। ठीक है, तो ऐसा इसको समझ सकते हो। और एक एग्जांपल बताऊं, ध्यान रखना, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो उसमें पूरा निर्देशांक पद्धतियाँ के बहुत यूज़ होता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। और जैसे एक एग्जाम्पल करोगे तो जैसे ये वाला डायग्राम मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें कैसे होगा, ये एक्स ये वाई, तो यहाँ पे देखो एक्स नीचे की ओर हो गया, ये मान लो नीचे की ओर है। ठीक है, और वाई उस साइड है, तो नीचे से मैं उधर गया, सॉरी इसको ऐसे बोल सकते हो, जैसे ये आप लोग की ओर है। ठीक है, एक्स जो है यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये एक्स इस टाइप से है और वाई इधर है। ठीक है, और जेड तो क्या हो जाएगा, ये एक्स आप लोग के साइड है, तो मैं एक्स की ओर आप लोग के साइड ऐसे कर्ल किया, ठीक है, हाथ को। उसके बाद वाई के साइड में मुझे फिंगर्स को कर्ल करना है, जबकि वाई इधर है। ठीक है, वाई उस साइड है, तो मैं वाई की ओर ऐसे कर्ल किया, तो जेड किधर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, तो इसलिए जेड में क्या किया, ऊपर की ओर किया। तो ये वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये ऐसा वाई जेड ऊपर की ओर, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। तो देखो इसमें क्या होता है, ये अपना 3 एक्सिस बना दिए, एक्स वाई और जेड। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट पी है, इसका हम लोग को निर्देशांक लिखना है। ये मान लो कोई पॉइंट पी है 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसका निर्देशांक लिखने के लिए कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग करेंगे एक्स वाई और जेड से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। जहाँ पे देखो ये ऐसा बनेगा, तो ये ओ पॉइंट हो गया, तो ओ से इसको मान लो ए दे देते हैं। ठीक है, तो ओ से ए की दूरी यदि हम लोग एक्स रखते हैं, ठीक है, ओ से यहाँ पे बी पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ओ से बी को हम लोग वाई मान के चलते हैं, और ओ से जो जेड है, ध्यान रखना है कैपिटल जेड है, कैपिटल वाई है, कैपिटल एक्स है। जो एक्सिस है उसको हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, और जो वैल्यू का जो डिस्टेंस आ रहा है उसको हम लोग स्मॉल से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मान लो स्मॉल जेड। ठीक है, तो ओ से जेड की दूरी मैं ले लेता हूँ, सॉरी ओ से इसको सी पॉइंट दे देते हैं, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल जेड हो जाएगा। तो ओ से ए की दूरी एक्स, ओ से वाई की दूरी वाई, और ओ से कैपिटल जेड की दूरी स्मॉल जेड। ठीक है, ओ से सी की दूरी, सॉरी ओ से सी की दूरी स्मॉल जेड, ओ से बी की दूरी वाई, ओ से ए की दूरी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, तो आर को कैसे लिखेंगे, तो कार्टेशियन सिस्टम में आर को कैसे लिखेंगे, जैसे आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई जे क्या होता है, आई जे के ये जो है एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आई जे के इस क्या है, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश। मतलब ओ से ए में यदि एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो इसका एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप। इसमें जा रहे हैं तो जे कैप, और इस एक्सिस में जा रहे हैं तो के कैप। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप। एक्स को मैं यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स जो है वो था ओ से ए के डिस्टेंस, वाई जो था वो क्या था, ओ से बी, और जो जेड था वो क्या था, ओ से ओ सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति में इस टाइप से पोजीशन वेक्टर को लिखा जाता है। ये जो पॉइंट मान लो कोई पॉइंट पी है, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। तो इसमें इतना ही था। इसके बाद दूसरा निर्देशांक पद्धति कौन सा है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको देखते हैं। ठीक है, प्लेन
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समतल ध्रुवी निर्देशांक पद्धति। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे नाम से स्पष्ट है समतल है, मतलब कि ये किसी तल में होगा, ठीक है, समान तल में होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो है 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2D का मैं डायग्राम बनाता हूँ। मान लो ये कोई एक प्लेन है, तल है, इसको हम लोग एक्सिस नाम देते हैं, इसको एक्स एक्सिस, इसको देते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो यदि प्लेन में मान लो कोई पॉइंट निकालना है, उसका हम लोग को कोऑर्डिनेट लिखना है। तो जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पॉइंट P, तो उसको कैसे लिखेंगे, R और थीटा, ठीक है। यहाँ से जो दूरी है इसको R से डिनोट करेंगे, और इस एक्सिस को जब यहाँ पे इसको O ले लो, O से X, OX एक्सिस में जो पॉइंट P है वो कोण जो बना रहा है, एंगल जो बना रहा है, उसको हम लोग लेते हैं थीटा, ठीक है। तो इसमें 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, R और थीटा। तो मान लो कोई पॉइंट P है, उसका हम लोग को निर्देशांक लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, P R और थीटा से, ठीक है। R क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस, और जो थीटा होता है वो होता है एंगल डिस्टेंस, सॉरी एंगल बोल सकते हो, एंगल, ठीक है। तो इसको ऐसा कर सकते हो, और ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो O से इसको पॉइंट A दे दो, O से पॉइंट B दे दो। इसके बाद है जैसे जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है। उसको देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग इसको कार्टेशियन सिस्टम में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जो R है उसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी जो X है उसको हम लोग लिख सकते हैं R cos थीटा, कैसे लिखें इसको देख सकते हो। और जो Y है उसको कैसे लिख सकते हैं, R sin थीटा, यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। O से A को मान लो मैं X नाम देता हूँ, O से B को Y डिस्टेंस नाम देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। X बराबर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से मैं ये अपना इसको बस ले रहा हूँ, ठीक है, O A P को, तो O A P को मैं लेता हूँ, तो ये जो है अपना समकोण हो गया, ठीक है। ये हो गया न्यून कोण का सामने वाला लंब होता है। तो मैं यदि साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान यदि लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा भाई, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। आधार क्या है, OA, कर्ण क्या है, OP। तो यहाँ से मैं OA का मान क्या निकल सकता हूँ, OP cos थीटा। OA क्या है भाई, X है, OP क्या है, R है, और ये cos थीटा, ठीक है। तो यही लिखा हूँ X = R cos थीटा। सिमिलरली इस वाले हम लोग ट्रायंगल में निकालेंगे, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना न्यून कोण था, इस बार ये न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला आधार हो जाएगा। तो बताओ इसमें त्रिभुज OPB में या फिर OBP में, ठीक है, इसमें भी मैं लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो इसमें साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे, न्यून कोण के सामने वाला कोण, न्यून कोण के सामने वाला भुजा OB, ठीक है, ये लंब हो गया। कर्ण क्या है, OP हाइपोटेनस, तो OP हो जाएगा। यहाँ से मैं OB इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, OP साइन थीटा। OB क्या है भाई, OB है Y, ठीक है। OP क्या है, R, तो ये हो जाएगा R साइन थीटा। तो इस टाइप से हम लोग कार्टेशियन से हम लोग पोलर में लिखे हैं, यही लिखा हूँ, ठीक है। X R cos थीटा, Y R साइन थीटा। तो आप लोग को इसका मान याद रखना पड़ेगा, X = R cos थीटा होता है, Y = R साइन थीटा। कैसे आया यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है, बट इसको जनरली याद रखा जाता है। और याद रखना कि इसमें कौन सा निर्देशांक का यूज़ किया जाता है, तो R और थीटा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक।
इसमें मैं देख लेता हूँ और कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ सॉरी, इसके बाद थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से मैं आर स्क्वायर कॉमन लूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि इसको तो आप लोग जानते होंगे 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर, तो इसे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि मैं आर का मान लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका भी हम लोग मान आप लोग याद रखना, आर इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक और चीज़ निकाल सकते हैं, यदि हम लोग इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, तो इक्वेशन 2 में से मैं इक्वेशन 2 उसमें से 1 को मैं डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये y अपान एक्स, इधर हो जाएगा आर आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो ये टेन थीटा हो गया। यदि मैं यहाँ से थीटा का मान निकालना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स y अपान एक्स। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू बहुत जगह यूज़ होता है, तो इसको दोनों को मान याद रखना है। तो मेन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या याद करना है, सबसे पहले पोजीशन को कौन सा निर्देशांक से डिनोट करते हैं, तो आर एंड थीटा, जहां आर क्या है रेडियल डिस्टेंस और जो थीटा क्या है ओपी द्वारा ओ एक्स पर बनाया गया कोण है। ठीक है, तो थीटा, इसके बाद ये दोनों याद हो गया। फिर ये वैल्यू याद रखना है, ये क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशन है। तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। कैसे है मैं यहाँ से बता सकता हूँ, बता दिया। ठीक है, तो उसको देख सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल से निकाले हैं इसको। उसके बाद ये वाला वैल्यू याद रखना है, r इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। उसके बाद थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स y अपान एक्स। तो ये प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इतना ही है, इसको इतना को बस याद रखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो सिस्टम है वो कौन सा था, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसको देखते हैं उसमें क्या क्या आएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, चाहो तो आप लिख सकते हो। इसमें सॉरी एक चीज़ और बच गया, इसमें जैसे कार्टेशियन में जैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखे थे, पोजीशन वेक्टर क्या लिखे थे, आर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के लिखे थे, वैसे ही इसमें हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, जैसे ये वाला अपना आई कैप हो गया, ये वाला जे कैप हो गया, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू यहाँ पे आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा आई के प्लस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये कार्टेशियन के लिए था, ये इसके लिए हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा वाला देखते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर में रहेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गोलीय निर्देशांक पद्धति। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसका पहले डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम में भी 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी, ये हो गया x, ये हो गया y। तो राइट हैंडेड सिस्टम से कैसे बनेगा, x y सॉरी x आप लोग की तरफ, y में कर्ल किया तो z किधर आया ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये z, ध्यान देना x एक्सिस डायग्राम में बनाने के लिए हम इधर बनाया क्योंकि ये टू डायमेंशनल बोर्ड है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में किधर है, ये आप लोग की ओर है। ठीक है, तो ये x y z ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसमें देखो
मान लो कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं। इसका हम लोग को निर्देशांक लिखने के लिए 3 निर्देशांक लिखना पड़ेगा। कौन कौन सा? r, थीटा एंड फाई। अब देखो तीनों कौन कौन सा क्या क्या होता है। r जो है यहाँ से डिस्टेंस, ये इसका डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो r हो जाएगा। ठीक है, r को क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं साथ साथ लिखते भी चलता हूँ। सबसे पहले कौन सा निर्देशांक का यूज़ करेंगे? r, थीटा और फाई। r क्या है यहाँ पे? रेडियल पोजीशन है, रेडियल पोजीशन, त्रिज्यीय स्थिति बोल सकते हो इसको। थीटा क्या है? एंगल पोजीशन, एंगल पोजीशन। इसको यहाँ पे डायग्राम में कैसे बनाएंगे? आर समझ में आ गया होगा। ये ओरिजिन ओ हो गया, ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। थीटा कैसे लिखेंगे? जो ओ से जेड वाला एक्सिस है, ओ जेड एक्सिस है, उसके द्वारा ओपी पर बनाया गया कोण। ठीक है, ये ओ जेड हो गया, तो ओ जेड एक्सिस द्वारा ओपी पर बनाया गया कोण, मतलब ये ओपी हो गया, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ तक जाएगा, तो ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये कहलाएगा अपना थीटा। समझ में आ गया होगा ये वाला, तो ये कहलाया थीटा, जेड एक्सिस द्वारा ओपी पर बनाया गया कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल पोजीशन। तीसरा उसके बाद आता है फाई। फाई क्या होता है? इसको बोलते हैं द्विगांशी स्थिति, या फिर इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? एजीमुथल पोजीशन। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे? इसको थोड़ा ध्यान समझना। जैसे ये OP हो गया, ठीक है, तो P से मैं x और y तल पर, P से x, ये x हो गया, ये y हो गया, x y तल पर, मतलब इस तल पर OP जो प्रक्षेप बना रहा है, ठीक है, ये वाला O, इसको मान ले मैं n नाम दे देता हूँ। ON, OP द्वारा x y तल पर बनाया गया प्रक्षेप O, ठीक है, तो ON द्वारा OX एक्सिस पर बनाया गया कोण, तो ये हो गया ON। ठीक है, OP का प्रोजेक्शन क्या हो गया, यहाँ पे प्रक्षेप क्या हो गया? ON। तो ये ON द्वारा X एक्सिस पर बनाया गया कोण, समझ में आ रहा है? ये वाला कोण, ये कहलाएगा अपना फाई। ठीक है, एजीमुथल पोजीशन, तो ये वाला हो गया फाई। समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसको ऐसा कर सकते हो, और ये अपना जेड एक्सिस वाला हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा तीनों कहाँ कहाँ कैसे कैसे लेना है। इसको हम लोग आर दे सकते हैं, ओ से जो जेड एक्सिस में उसको सी दे देता हूँ मैं, ओ से एक्स एक्सिस में जहाँ जा रहा है उसको ओ ए, ओ से जो बी में जा रहा है उसको ओ बी। ठीक है, ये वाला अपना आई एकांक सदिश रहेगा, ये जे रहेगा, और ये वाला के रहेगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तीनों में लिए हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है जो पहले दो निर्देशांक में नहीं था। क्या क्या पॉइंट? पहला पॉइंट, तीनों का तो समझ में आ गया कौन सा कैसे लेना है। आर जो सीधा डिस्टेंस रहेगा पी का वो हो गया। ठीक है, जो थीटा है वो जेड एक्सिस से ओपी पर बनाया गया कोण। ठीक है, और फाई कैसे लेंगे? जो ओपी है उसका प्रोजेक्शन ON द्वारा एक्स वाई तल पर, तो ON एक्स एक्सिस पर जो कोण बना रहे हैं वो वाला फाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका कुछ लिमिट होता है। लिमिट कौन कौन सी होती है? तो आर का जो लिमिट होता है वो होता है 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0 to इन्फिनिटी। आर का मान जैसे इस वाले प्लेन पर, वाई और जेड प्लेन पर, मैं पी को किसी भी पॉइंट पर लूँ, इन्फिनिटी तक भी लेता हूँ, तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा सीधा वो इन्फिनिटी तक, मतलब कहीं भी तक मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, मतलब ये कहीं पे भी ले सकता हूँ वाई जेड प्लेन पर। फिर डिस्टेंस आर रहता है, तो मतलब इसका लिमिट कहाँ हो जाएगा? 0 से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो आर का लिमिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट। ठीक है, तो आर का क्या हो जाएगा? 0 to इन्फिनिटी। उसके बाद बात करते हैं थीटा का। थीटा का लिमिट क्या हो जाएगा? ध्यान देना, थीटा का लिमिट पूरा इन्फिनिटी तक नहीं रहेगा।
थीटा कहाँ तक घूम सकता है भाई, अभी क्या है ये यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। तो मैं थीटा को मैक्सिमम सिर्फ यहाँ तक बस ले सकता हूँ, ये यहाँ से घूमेगा और ये पूरा यहाँ तक बस आ सकता है, उसके बाद इधर नहीं ले सकता। इधर लेऊँगा तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो ये ओ जेड से सीधा मैं इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाकर सिर्फ यहाँ तक बस ला सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या कितना हो जाएगा भाई, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है, पाई डिग्री, ठीक है, या फिर 180 डिग्री, सॉरी पाई डिग्री नहीं, पाई बस, या तो फिर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 0 to पाई। समझ में आ रहा होगा मैं कैसे लिख रहा हूँ लिमिट को। उसके बाद फाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो फाई क्या है, यहाँ पे ओ एन द्वारा एक्स पर बनाया गया कोण है, ठीक है। तो ओ एन को मैं यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक मैं कोई से भी एंगल में ले सकता हूँ, ठीक है। पूरा एंगल घूम रहा है मतलब कितना हो जाएगा 2 पाई, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 0 to 2 पाई। तो ये लिमिट भी आपको याद रखना है, ठीक है। 0 to इन्फिनिटी आर का मान जो रहता है 0 to इन्फिनिटी रहता है, थीटा का मान जो रहता है वो 0 to पाई रहता है, जो फाई का मान रहता है वो रहता है 0 to 2 पाई, ठीक है। इसके बाद इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ कैसे करते हैं, मतलब कहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो जो भी स्फेरिकल जो चीज़ रहेगा, स्फेरिकल वाला जब हम लोग पढ़ेंगे कुछ भी फिजिक्स में, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। जैसे कि सूर्य जो चक्कर लगा, सूर्य की जो कक्षाओं में जो पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है, तो वो क्या है स्फेरिकली चक्कर लगा रही है, ठीक है ना, गोली चक्कर लगा रही है, अपने एक्सिस पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है। तो उस कंडीशन में हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ये भी सेम ऐसी ही गति करती है, अपने एक्सिस पर भी घूमते रहती है और नाभिक के चारों चक्कर भी लगाते रहती है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। और जैसे ये तो सूर्य और पृथ्वी की बात हो गया, और भी ग्रह हैं, ठीक है, उन लोग भी सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ये इसका यूजेस हो गया, कहाँ पर यूज़ होता है। इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट है, उसको मैं बताता हूँ, उसको मिटा देता हूँ। जैसे इसके पहले वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या किए थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था, दोनों में हम लोग रिलेशन देखे थे कि दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इसमें भी देखते हैं कि कैसे कनेक्टेड रहते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे कनेक्टेड रहेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, तो उसके लिए हमको डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं O से A को इफ x डिस्टेंस लेता हूँ, O से y को स्मॉल y डिस्टेंस लेता हूँ, O से Z में O से C जो है उसको स्मॉल z डिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, x एक्सिस लिखने के लिए हम लोग को ये वाला त्रिभुज देखना पड़ेगा, कौन सा, OAN वाला, ठीक है, त्रिभुज OAN। तो OAN में मैं क्या कर सकता हूँ, जिसको देखो OAN को यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा है, त्रिभुज OAN में इसको यदि मैं दूसरे रूप में बनाना चाहूँ, तो चूँकि ये x एक्सिस ऐसे सामने है ना, आप लोग को ऐसे में ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जो बन रहा है ये 90 डिग्री है, ऐसे में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि आपको इसको चूँकि x एक्सिस सीधा सीधा है, ठीक है, और यहाँ पे y एक्सिस है, तो जो ON के जो प्रोजेक्शन है वो इस पर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ये जो है सामने वाला न्यून कोण का सामने वाला AN क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, आधार होगा, और ये वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, OA इसमें मैं cos फाई का मान निकालना चाहूँ, ठीक है, cos फाई का मान निकालना चाहूँ, तो cos फाई के मान में क्या लिख सकता हूँ, cos में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार यहाँ पे क्या रहेगा, AN, देखो यहाँ पे तो मैं त्रिभुज को बना के दिखा देता हूँ, ये कुछ इस टाइप से त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, जहाँ पे A पॉइंट है, ठीक है, ये वाला न्यून कोण है, फाई O हो गया, ये वाला N हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना हाइपोटेनस कर्ण हो गया, ये AO आधार बेस हो गया, ठीक है, और ये वाला परपेंडिकुलर लंब हो गया, ठीक। तो यहाँ पे मैं cos फाई का क्या 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 लिख सकता हूँ मान, cos फाई इक्वल टू आधार बटे कर्ण मतलब AOA, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस मतलब ON।
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओ ए इक्वल टू ओ एन कॉस फाई। यदि वैल्यू के रूप में इसको लिख दूँ तो ओ ए क्या है हमारे पास, एक्स है, ठीक है। ओ एन क्या है, ओ एन को अभी अननोन है तो ओ एन ही रहने दो, इसको कॉस फाई, ठीक है। तो मैं एक्स की जगह में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ओ एन कॉस फाई। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग ओ एन अभी नहीं जान रहे हैं, ओ एन का मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे आएगा, ठीक। तो देखो ओ एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओ एन क्या है, ओ एन ओ पी का प्रोजेक्शन है, ठीक है। मतलब ओ पी और ओ एन दोनों परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो ओ पी को मैं यदि दो अलग अलग घटक में मैं वियोजित करूँगा तो क्या हो जाएगा, ओ पी नीचे वाला, चूँकि कोण यहाँ पे है, थीटा है, ठीक है। तो थीटा वाले में हमें वियोजित करना है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये वाला जो होगा आर साइन थीटा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी जो कोण रहता है उसको हम लोग दो भाग में वियोजित करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल जिसके साथ रहता है वो क्या कहलाता है, आर कॉस थीटा कहलाता है, ठीक है। और ये वाला आर साइन थीटा कहलाता है। जिसके साथ थीटा रहेगा उधर कॉस थीटा जाता है, और जिसके साथ थीटा नहीं रहता उसके साथ साइन थीटा जाता है, ठीक है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी हो रहा है। ओ एन क्या हो जाएगा, ये आर हो गया, तो ये आर कॉस थीटा, मतलब आर कॉस थीटा इधर वाला, और ये आर साइन थीटा। तो ओ एन को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आर साइन थीटा, और यहाँ पे पहले से क्या था, कॉस फाई। तो ये समझ में आ गया होगा। एक्स को मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ये समझ में आ गया। इसके बाद वाई को देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो रहा है लेकिन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। इतना तो ज़रूरी ही है। तो वाई क्या हो जाएगा, वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब वाई के लिए वाई क्या मैं कैसे करूँगा, जैसे एक्स के लिए ये वाला हम लोग कौन लिए थे, ये वाला त्रिभुज लिए थे, ठीक है, ओ एन ए, ये लिए थे ओ ए एन। इस बार क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, ओ एन बी। तो ओ त्रिभुज ओ ए बी में, इसको ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ तो समझ में जल्दी आएगा, ठीक है। ओ क्या है यहाँ पे, अब देखो ये 90 डिग्री इसमें कौन सा होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये एफ एफ सीधा था एक्स एक्सिस, ठीक है। उसका जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो वाई के साथ क्या बनाएगा, सीधा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा पॉइंट था, बी था, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल था, तो इस बार एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो क्या बनेगा, एन वाला जो एंगल था वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो था वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ओ बी का मान जैसे लिखना चाहूँ, या फिर साइन थीटा का मान, साइन फाई का मान मैं निकालना चाहूँ, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा कर्ण हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो लंब बटा आधार मतलब ओ बी अपान ओ एन, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओ बी का मान निकालना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ओ एन इंटू साइन फाई, ठीक है। तो ओ बी इक्वल टू क्या आ गया, ओ साइन फाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ओ बी क्या है, यहाँ पे ओ से बी वाई है, तो मैं यहाँ पे वाई लिख दिया। ओ एन अभी अननोन है तो ओ एन रहने दो, और ये हो जाएगा साइन फाई। तो मैं वाई को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ओ एन साइन फाई। अब जैसे उसमें ओ एन का मान निकाले थे वैसे ही सेम इसके लिए भी निकालते हैं। तो ओ एन क्या हो जाएगा भाई, सेम चीज़ है, आर का नीचे वाला घटक क्या हो जाएगा, ओ एन आर साइन थीटा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो ये निकल गया वाई का मान। ये किस में निकल गया, कार्टेशियन में निकल गया, ठीक। मतलब y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई लिख सकते हैं। इसके बाद एक और बच गया, कौन सा, z वाला, ठीक है, फाई वाला। तो z इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ध्यान रखना मिटा नहीं रहा हूँ, उसके बाद इधर है, ठीक है। तो z को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे z को, ये वाला डिस्टेंस, चूँकि ओ एन आर साइन थीटा था, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, z ओ से c का जो डिस्टेंस है वो आर कॉस थीटा। तो z का मान सीधा हम लोग लिख सकते हैं और कॉस थीटा। तो ये
3 मान निकल गया डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रिलेशन था वो। एक बार मैं लिख देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ। क्या क्या था, x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू क्या था आर साइन थीटा साइन फाई, और अभी जेड निकाले वो क्या था आर कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। और ये लिमिट याद होनी चाहिए, ये कौन कौन सा हम लोग लेते हैं वो याद होनी चाहिए। कैसे निकाले हैं ध्यान देना, वो आपको समझने की चीज़ है, उसको आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से त्रिभुज से कैसे कैसे हम निकाल रहे हैं। बाकी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया पूरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें कुछ कुछ और पॉइंट जैसे निकाल सकते हैं, जैसे उसके लिए निकाले थे उसको मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। जैसे उसमें निकाले थे आर का मान, सिमिलरली यहाँ पे भी आर का मान निकाल सकते हैं। तो आर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान रखना इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जैसे उसमें कैलकुलेटर के निकाला था, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे फिर इसका अलग अलग करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट अब याद रख सकते हो, आर इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद जो थीटा का जो मान था उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट ये बचा कि पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को लिखने के लिए कैसे करेंगे, आर इक्वल टू बस इसी को ही लिख देंगे आर साइन थीटा कॉस फाई ये हो जाएगा आई कैप में, प्लस आर साइन थीटा साइन फाई ये हो जाएगा जे कैप में, प्लस आर कॉस थीटा ये हो जाएगा के कैप में। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको डायग्राम से समझना पड़ेगा कि इस मान कैसे कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है, कौन सा, बेलनाकार निर्देशांक पद्धति सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसको देखते हैं। इसको आप लोग लिख सकते हो चाहो तो, यहाँ से स्टार्टिंग है, डायग्राम बना देना, स्टार्टिंग में ये है, उसके बाद फिर ये वाला वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला पॉइंट, फिर वो वाला पॉइंट, ठीक। सॉरी ये वाला पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर में लिख देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा आर इक्वल टू बस इसी को ही लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे आर है, ठीक है ये, या फिर कैपिटल आर लिख सकते हैं इसको, ठीक, या फिर इसको कैपिटल आर दे दो क्योंकि आर को यूज़ हो चुका है। तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे के प्लस आर कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये अपना प्रोजेक्शन ऑपरेटर था, ठीक है, सॉरी प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं, पोजीशन वेक्टर था, ठीक है। आर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे से नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख दिया हूँ, लिख लेना। इसके बाद देखते हैं चौथा पॉइंट। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक था, यहाँ पे देखो यहाँ से मैं थीटा का वैल्यू ये नहीं लिख सकता, थीटा का वैल्यू क्या लिखूँगा मैं, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में जेड, ऐसा होगा, ठीक है। और यदि टेन फाई लिखना चाहूँ, टेन फाई, तब क्या हो जाएगा वाई अपान एक्स, देन क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, ठीक है। तो इसको सुधार लेना, इसके लिए सॉरी, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो देखते हैं लास्ट पॉइंट,
क्या था चौथा नंबर का? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? बेलनाकार निर्देशांक पद्धति। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 एक्सिस होंगे, ये और ये तीसरा एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई और ये वाला जेड, ये कैपिटल वाई है। ठीक है, तो देखो इसमें मान लो कोई पॉइंट P है, तो उसका हम लोग कैसे लिखेंगे निर्देशांक? तो उसके लिए 3 निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सा? R, थीटा और Z। कौन कौन क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, R क्या होगा? ये ओरिजिन हो गया, O हो गया। ठीक है, तो O से P के डिस्टेंस जैसे सब में लिए थे वैसे इसमें भी R लेंगे। ठीक है, ये सीधा नहीं बन रहा है। ठीक, अब सीधा बना लेना। ठीक है, तो ये R हो गया। थीटा को कैसे लेंगे? यहाँ पे थीटा को जैसे उसमें हम लोग फाई को लिए थे वैसे इसमें इस बार थीटा को लेंगे। कैसे लिए थे फाई को? OP द्वारा XY तल पर जो प्रोजेक्शन बना था ON, है ना, ON, उसके द्वारा जो x एक्सिस पर जो कोण बन रहा था वो था फाई। इस बार जो x एक्सिस पर जो कोण बन रहा है इसको लेंगे हम लोग थीटा। ओके, इसको मैं OA पॉइंट दे दूँ, इसको OB पॉइंट, और यहाँ पे OC पॉइंट। ठीक है, O से C का जो डिस्टेंस है ये इस बार कहलाएगा Z। समझ में आ गया होगा? R, थीटा एंड Z। R क्या था? OP का डिस्टेंस। थीटा क्या है? ON द्वारा x एक्सिस पर बनाया गया कोण। Z क्या है? O से C का जो डिस्टेंस है वो है Z। तो ऐसे करके लिखेंगे। इसकी लिमिट की बात करें अब, जैसे उसमें लिमिट की बात करे थे, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलो मैं नहीं लिख रहा हूँ, R थीटा Z क्या क्या है समझा दिया हूँ। तो लिमिट क्या हो जाएगा? R के लिए R इस बार क्या होगा? 0 से कुछ भी बड़ा मान हो वो R का मान हो जाएगा। 0 से मतलब हम लोग कुछ भी बड़ा मान ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, R यदि यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे सेंटर में भी कोई पॉइंट है तो उसका भी हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सिलेंड्रिकल में। तो R का मान मैं क्या लिख सकता हूँ? R जो है 0 से बड़ा है, मतलब 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है। उसके बाद थीटा की बात करें, थीटा सेम जैसे उसके लिए फाई के लिए था कि वो पूरा 2 पाई डिग्री में घूम सकता है। ठीक है, रोटेट कर सकता है। तो इस बार भी क्या हो जाएगा? 0 to 2 पाई। Z क्या होगा? Z का मान ये ऊपर अनंत तक जा सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, कहीं पे भी हम लोग उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और नीचे भी ये पूरा इन्फिनिटी तक जा सकता है, तब हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन्फिनिटी। तो ये इसका लिमिट हो गया। ठीक, इसके बाद क्या था? इसके बाद ये देखते हैं कि जो कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल दोनों में रिलेशन क्या है वो। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे x मानते हैं। O से A का डिस्टेंस को x है, O से जो B का डिस्टेंस है वो y है, और O से C का डिस्टेंस z है, जो कि हम लोग पहले से मान चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम लोग एक यूनिट वेक्टर लिखना चाहें तो ये I हो जाएगा, ये J हो जाएगा, ये हो जाएगा K। तो देखो इसमें कैसे लिखेंगे? सेम उसके लिए जैसे निकाले थे वैसे इसके लिए भी निकाल के देखते हैं। x कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा रेक्टेंगल OAN। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ त्रिभुज। ध्यान रखना है समकोण त्रिभुज है तो ऐसा बना सकते हैं।
छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। त्रिभुज ओ ए एन, ये इस पर 90 डिग्री बना रहा है इसलिए इसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। ये जो है अपना न्यून कोण हो गया, तो उसके सामने वाला कैसे बन रहा है त्रिभुज, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये जो है ए हो गया जहाँ पे 90 डिग्री बन रहे हैं, यहाँ पे न्यून कोण है ओ हो गया, ये वाला पॉइंट एन हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, मैं यदि कॉस फाई का मान निकालना, सॉरी कॉस थीटा का मान निकालना चाहूँ, क्योंकि ये थीटा है इसलिए थीटा आएगा इस बार, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपान ओ एन, देन यहाँ से ओ ए बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एन कॉस थीटा, ठीक है। ओ एन क्या है यहाँ पे, इस बार घटक में वियोजित नहीं कर रहे हैं, इस बार क्या हो जाएगा, जो आर का मान है वो इसका जो प्रक्षेप बढ़ रहा है वो भी आर ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ओ एन इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ओ ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए का मान क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख दूंगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस थीटा, तो ये एक्स का मान आ गया, ठीक है। इसके बाद वाई का मान, सॉरी इसके बाद थीटा का मान देखते हैं, और सॉरी वाई का मान देखते हैं। तो वाई का मान कैसे बन जाएगा, तो इसके लिए फिर से ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये जो है अपना 90 डिग्री है, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हो, इसको जल्दी से मैं बना देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, साइन ये हो जाएगा 90 डिग्री मतलब बी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एन, और ये हो जाएगा ओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू ओ बी अपान ओ एन, यहाँ से मैं ओ बी का वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा, ओ एन साइन थीटा, ओ एन क्या है, आर है, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ओ बी क्या है भाई, ओ बी है वाई, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा अब, आर साइन थीटा, तो ये दूसरा वैल्यू आ गया। तीसरा जो था जेड, तो जेड तो सीधा सीधा निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, ओ सी के डिस्टेंस, तो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड, तो जेड तो सेम रहेगा। तो ये हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। कंक्लूड कर दूं मैं, ठीक है। कंक्लूड करने पर क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू आ रहा है आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आ रहा है आर साइन थीटा, और जेड इक्वल टू आ रहा है जेड। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद जो आर का वैल्यू देखते हैं वो हो जाएगा, तो आर बराबर क्या निकल जाएगा, अंडर वुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ से निकाल सकते हो आर का वैल्यू, ठीक है। इसको और इसको समीकरण 1 दे दो, समीकरण 2 दे दो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आर इधर को हम लोग स्क्वायर को इसमें ले आएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद यदि हम लोग थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। ये भी समझ में आ गया होगा, जो पहले निकाले थे कार्टेशियन में, सेम वैसे इसमें भी निकलेगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइड बाई 1 कर देंगे, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, आर आर कट जाएगा, साइन थीटा का और कास थीटा का क्या बन जाएगा, टेन थीटा, और ये हो जाएगा वाई अपान एक्स। देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, और जो जेड है वो तो जेड ही है, ठीक है। तो इसका मान निकल गया। इसके बाद हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू लिख सकते हैं, आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा आई के प्लस आर साइन थीटा जे के प्लस जेड, तो जेड ही है, तो जेड के कैप। ये अपना पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस प्रकार चारों कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग लिख लिए हैं। मेनली जो यूज़ होता है वो कार्टेशियन का यूज़ होता है। यदि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का यूज़ होगा। यदि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ होगा। जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका यूज़ काफ़ी जगह में, मतलब बहुत कम जगह में यूज़ होता है। ईडी का जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, जब उसके लिए हम लोग फील्ड का मान निकालेंगे तो उस टाइम उसका यूज़ होता है मेनली, ठीक है। तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन बताना ज़रूरी था। तो ठीक है, इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद क्या रहेगा,
जो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े थे उसमें हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे कि सबके लिए अलग अलग वैल्यू आएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।